हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था फॉर्म्स ऑफ मार्केट के एमसीक्यूज जो नेट और सेट एग्जाम में जो गाइस पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। तो गाइस, आज के लेक्चर में गाइस हम लोग जो है आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में गाइस हम लोग ने 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया था विद एक्सप्लेनेशन। आज के लेक्चर में गाइस हम लोग आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन जो है गाइस वो आपका होमवर्क का होगा। ओके, तो आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। ओके गाइस, आप देख सकते हो स्क्रीन पर 15 क्वेश्चंस हमारे हो गए थे। ये रहा 16वां क्वेश्चन। ओके, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, क्या लिखा हुआ है? इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है गाइस। इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट द डिमांड कर्व इज डैश। बोलता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में डिमांड कर्व कैसा होता है। तो गाइज हम लोगों ने जो सेकंड लेक्चर लगाया था परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एंड इट्स फीचर वाला, उसमें हम लोग ने पढ़ा था कि परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट होती है जहां पे जो डिमांड कर्व होता है गाइज वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि ऐसा स्ट्रेट होता है गाइज। ओके, हॉरिजॉन्टल होता है डिमांड कर्व। ओके, तो यहां पे आप ऑप्शन देख सकते हो, रिलेटिवली इनइलास्टिक, वर्टिकल, रिलेटिवली इलास्टिक, और ऑप्शन नंबर डी है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल यानी कि जो एक्स एक्सिस होता है उसके ऊपर जो है वो सीधा डिमांड कर्व होता है। ओके, तो गाइज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो है गाइस डिमांड कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है। ओके, तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 गाइस, क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हो क्या बोलता है, किंग डिमांड कर्व इज अ फीचर ऑफ। यहां पे बोलता है कि जो किंग डिमांड कर्व होती है वो किस मार्केट का फीचर है, हमको बताना है। ओके, तो गाइस हम लोगों ने पढ़ा है ओलिगोपोली मार्केट एंड इट्स फीचर। उसमें हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है कि व्हाट इज किंग डिमांड कर्व, कि किंग डिमांड कर्व क्या होता है। किंग डिमांड कर्व का जो मॉडल है वो किस ऑथर ने दिया है, पाउल स्विजी ने दिया है गाइस, उसको प्राइस रिजिडिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, तो गाइस यहां पे पूछ रहा है कि किंग डिमांड कर्व इज अ फीचर ऑफ डैश, किसका फीचर है? तो आसान सा गाइस यहां पे आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओलिगोपोली मार्केट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। यहां पे आपको 1 2 3 करके 3 स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इसमें से जो फॉलोइंग स्टेटमेंट दी गई है उसमें से कौन सी ट्रू है, यानी कि सही कौन सी बताना है। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है गाइस, इन मोनोपोली मार्केट सेलर इज अ प्राइस मेकर। बोलता है मोनोपोली मार्केट में जो सेलर होते हैं, जो मोनोपोलिस्ट होता है वो प्राइस मेकर होता है, यानी कि वो खुद से प्राइस को डिसाइड करता है। जी हाँ, बिल्कुल, हम लोग ने पढ़ा है कि मोनोपोली मार्केट में जो सेलर होता है उसके पास ये मार्केट पावर होता है कि वो जो प्राइस को डिसाइड करता है, यानी कि वो प्राइस मेकर होता है। तो ये स्टेटमेंट तो गाइस सही है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, इन मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिशन। गाइस ये जो है वो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन की बात कर रहा है। देयर इज अ नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन। बोलता है कि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में जो सेलर्स होते हैं उनके बीच में जो है वो नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन चलता है। जी हाँ, बिल्कुल, हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में जो सेलर्स होते हैं वो एक दूसरे से जो है वो प्राइस में कॉम्पिटिशन नहीं करते, वो गाइस एडवर्टाइजिंग के बेसिस पे कॉम्पिटिशन करते हैं, सेलिंग कॉस्ट के बेसिस पे जो है कॉम्पिटिशन करते हैं। तो गाइस वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन वाले लेक्चर में, मैंने हाईलाइट करके आपको बताया था कि वहां पे नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 जो है वो दोनों ही सही है। स्टेटमेंट 3 क्या बोलता है गाइस, इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। अभी यहां पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात कर रहे हैं थर्ड स्टेटमेंट में। इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट ऑल द बायर्स एंड सेलर्स हैव अ परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। बोलता है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जितने भी बायर्स होते हैं, जितने भी सेलर्स होते हैं, सभी को जो है वो परफेक्ट नॉलेज होती है, यानी कि कंप्लीट नॉलेज होती है मार्केट की कंडीशन के बारे में। जी हाँ, अगेन बिल्कुल ये भी जो है वो सही बात है कि परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा अज्यूम किया जाता है कि जितने भी बायर्स होते हैं और सेलर होते हैं उनको मार्केट की जो है वो परफेक्ट नॉलेज होती है। हम लोग ने परफेक्ट कंपटीशन वाले लेक्चर में इसको फीचर में पढ़ा था कि यहाँ पे परफेक्ट नॉलेज होती है मार्केट कंडीशन के रिगार्डिंग। ओके, तो गाइस यहाँ पे तीनों ही जो स्टेटमेंट दी गई है वो ट्रू है, यानी कि सही है। ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ऑल दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है गाइस और बहुत ही जो है वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। असर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है गाइस। सबसे पहले तो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ओके, बहुत सारे बच्चे लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं असर्शन और रीजन के क्वेश्चन को देख के। गाइस यहां पे आपको 2 स्टेटमेंट दी होती है, एक होता है असर्शन और एक होता है रीजन।
असर्शन यानी कि बेसिकली एक स्टेटमेंट दी होती है, आपको उस लाइन को पढ़ना है और सबसे पहले ये देखना है कि क्या ये जो असर्शन की जो लाइन है वो ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहले आपको क्या करना है, उस स्टेटमेंट को पढ़ना है असर्शन वाली, और ये देखना है कि जो ये स्टेटमेंट बताई जा रही है क्या वो ट्रू है यानी कि सही बात है या गलत बात है। उसके बाद में गाइस आप क्या करोगे, सेकंड जो है आपको रीजन पढ़ना होता है, उसके नीचे ही रीजन लिखा होता है, आपको पढ़ना होता है कि जो रीजन है क्या वो सही दिया हुआ है या गलत दिया हुआ है। ओके, सबसे पहले आप असर्शन पढ़ोगे कि वो सही है या गलत है। उसके बाद में गाइस आपको क्या करना है, रीजन को पढ़ना है और देखना है कि क्या रीजन जो है वो ट्रू दिया हुआ है या फॉल्स दिया हुआ है। उसके बाद में गाइस अगर सपोज के असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी नीचे जो है वो ट्रू दिया हुआ है, उसके बाद में एक आखिरी काम बचता है कि आपको ये देखना होता है कि जो रीजन नीचे बता रहा है क्या वो ऊपर वाली स्टेटमेंट का ही रीजन है या किसी और चीज का रीजन है। ओके, यानी कि जो नीचे जो रीजन की पॉइंट दी हुई है गाइस, क्या वो ऊपर वाली लाइन के सपोर्ट में दी गई है या किसी और टॉपिक के बारे में जो है वो यहाँ पे रीजन दिया हुआ है। यानी कि देखना है कि जो नीचे वाली जो लाइन है क्या वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है ऊपर वाले पॉइंट को या नहीं। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं, सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा। देखते हैं सबसे पहला जो असर्शन का पॉइंट है वो क्या बोलता है, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट द प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई फोर्स इन द मार्केट। बोलता है कि परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है, यानी कि जो प्राइस को डिसाइड किया जाता है कि कितना प्राइस होना चाहिए, वो किसके जरिए किया जाता है, बताया गया डिमांड एंड सप्लाई फोर्स इन द मार्केट। कि मार्केट में देखा जाता है कि डिमांड कितना है प्रोडक्ट का और सप्लाई की क्वांटिटी कितनी है, उसको देखते हुए गाइस प्राइस को जो है वो डिसीजन लिया जाता है, प्राइस को जो है वो डिसाइड किया जाता है मार्केट में। ओके, यानी कि जो है यहाँ पे गाइस जो सेलर लोग जो है वो प्राइस को डिसाइड नहीं करते, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई की वजह से जो है प्राइस को डिसाइड किया जाता है। असर्शन बोल रहा है, अब हम लोग को देखना है कि क्या ये बात सही बात है या गलत बात है। सर बिल्कुल सही बात है, आपने पढ़ाया है कि जो परफेक्ट कंपटीशन में वहां पे प्राइस जो है वो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से ही डिसाइड होता है, तो हम लोग ने इसको अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो असर्शन तो ट्रू है। अब हमको देखना है कि जो नीचे रीजन दिया हुआ है क्या वो ट्रू है या गलत है। ओके, तो पढ़ते हैं। रीजन बोलता है इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट ऑल दी सेलर्स आर प्राइस टेकर्स। बोलता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में जितने भी सेलर्स होते हैं वो सारे जो है प्राइस टेकर होते हैं। प्राइस टेकर का मतलब होता है कि मार्केट में जो प्राइस चल रहा होता है वही को, उसी प्राइस को जो है एक्सेप्ट कर लेना, खुद से प्राइस को डिसाइड नहीं करना। तो गाइस इसलिए जो है मार्केट में जो प्राइस चलता है वो सेलर लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, टेक कर लेते हैं। इसलिए परफेक्ट कंपटीशन में जो सेलर्स होते हैं गाइस वो प्राइस मेकर होते हैं, सॉरी प्राइस टेकर्स होते हैं, वो प्राइस को क्या करते हैं, टेक कर लेते हैं। ओके, तो गाइस रीजन भी ट्रू है। ओके, अभी हमको क्या तीसरा काम क्या है, हमको ये देखना है कि जो नीचे रीजन दिया हुआ है वो क्या ऊपर वाली स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है नीचे या नहीं दिया हुआ है। तो गाइस अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऊपर बात चल रही है प्राइस को डिसाइड करने की, कि प्राइस कैसे डिसाइड होता है, सेलर डिसाइड नहीं करते, प्राइस यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई की वजह से डिसाइड होता है। और नीचे रीजन वही तो दिया हुआ है कि बोलता है कि यहाँ पे जो सेलर्स होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं, वो प्राइस मेकर नहीं होते। क्यों टेकर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस डिसाइड किया जा रहा है डिमांड एंड सप्लाई की वजह से डिसाइड किया जा रहा है, इसीलिए तो जो सेलर्स हैं वो प्राइस टेकर है, इसलिए वो प्राइस मेकर नहीं है जबकि वो प्राइस टेकर है। तो गाइज यहाँ पे जो रीजन है वो ट्रू है और वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऊपर वाली स्टेटमेंट का। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ऐसे देखने को मिलते हैं, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। तो ऐसे आपको देखने को मिलते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि बोथ आर करेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, एंड आर यानी कि जो रीजन है इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि जो रीजन है वो सपोर्ट कर रहा है असर्शन को। ओके, तो ऐसा गाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अगर आप एक और क्वेश्चन देखोगे तो आपको जो है अच्छे से और समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 अगेन जो है गाइज वो असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। अभी गाइज आपको ये 100% क्लियर हो जाएगा कि इसको क्वेश्चन को जो है कैसे सॉल्व करना होता है। असर्शन पढ़ते हैं हम लोग। बोलता है इन मोनोपोली मार्केट, अब यहाँ पे मोनोपोली की बात की गई, इन मोनोपोली मार्केट डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। बोलता है कि मोनोपोली मार्केट में जो डिमांड होता है प्रोडक्ट का वो रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है। तो सबसे पहले ये चेक करना है कि ये बात जो ट्रू है या गलत दी हुई। जी हाँ सर, बिल्कुल ट्रू दी हुई है। आपने पढ़ाया है कि मोनोपोली मार्केट में जो डिमांड होता है वो रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है। ओके, तो ये बात तो सही है। अब हमको देखना है कि रीजन जो नीचे दिया हुआ है वो सही है या गलत है। मोनोपोलिस्ट कैन फिक्स द प्राइस ऑफ हिज ओन प्रोडक्ट एज ही कंट्रोल द होल मार्केट सप्लाई। तो गाइज यहां पे बोलता है नीचे कि जो मोनोपोलिस्ट जो सेलर है उसके पास ये पावर होता है कि वो अपने खुद के प्रोडक्ट का जो है प्राइस को फिक्स कर सकता है, और वो जो है क्योंकि जो है गाइज यहां पे बताया गया कि उसका पूरे मार्केट पे जो है वो कंट्रोल होता है। नीचे बोलता है कि मोनोपोलिस्ट कैन फिक्स द प्राइस ऑफ हिज ओन प्रोडक्ट, वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को जो है फिक्स कर सकता है क्योंकि जो है उसका पूरे मार्केट में जो है वो कंट्रोल होता है, सप्लाई पे कंट्रोल होता है। तो
तो गाइज रीजन भी जो है वो ट्रू है, क्योंकि हम लोग ने ऐसा पढ़ा है कि मोनोपोली मार्केट में जो सेलर होता है वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस खुद से डिसाइड करता है और उसके मार्केट पे जो है पूरा कंट्रोल होता है। ओके, तो गाइज यहां पे अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, लेकिन गाइज ऊपर जो बात की जा रही है वहां पे डिमांड की बात की जा रही है, रिलेटिवली इनइलास्टिक की बात की जा रही है, और नीचे जो है गाइज कुछ और ही बात की जा रही है। मोनोपोली की यहां पे बात की जा रही है कि वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस को डिसाइड करता है, सप्लाई को कंट्रोल करता है। बात तो सही लिखी गई है नीचे रीजन में, लेकिन गाइज वो ऊपर वाले असर्शन का रीजन कहीं से भी नहीं बन रहा है। ओके, ऊपर वाले स्टेटमेंट को कहीं से भी वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि नीचे जो है बात जो है कोई और कही गई है और ऊपर जो है कोई बात और कही गई है। ओके, तो गाइज यहां पे हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बोथ आर करेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लेकिन जो रीजन दिया हुआ है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ऊपर वाली लाइन को, असर्शन को। ओके, क्योंकि ऊपर जो है वो डिमांड की बात हो रही है और नीचे जो है प्राइस की बात हो रही है फिक्स करने की, और जो है मार्केट सप्लाई को कंट्रोल करने की बात हो रही है। तो यहां पे जो है गाइस वो मैच नहीं कर रहे हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, अगेन आसान सा क्वेश्चन है गाइस, और ये भी जो है क्वेश्चन जो है वो सेट एग्जाम में जो है गाइस पूछा गया था, 2019 के पेपर में पूछा गया था। ओके, तो गाइस क्या बोलता है, एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्ट अंडर द मार्केट। बताना है कि जो एक्सेस कैपेसिटी होता है वो कौन सी मार्केट में एग्जिस्ट करता है, कौन सी मार्केट में हम लोग को देखने को मिलता है। तो गाइस हम लोगों ने पढ़ा था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाले फीचर वाले लेक्चर में कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसी मार्केट होती है जहां पे एक्सेस कैपेसिटी को देखने को मिलती है। तो गाइस ये एक्सेस कैपेसिटी क्या होता है, मैंने उस लेक्चर में जो है वो एंडिंग में जो है वो एक्सप्लेन किया है, आपको बताया है कि एक्सेस कैपेसिटी क्या होता है। बता देता हूं यहां पर भी कि गाइस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो सेलर्स होते हैं, अगर वो जो है अपने रिसोर्सेज को, अपने जो है प्रोडक्शन को प्रॉपरली मैनेज नहीं करते, तो गाइस यहां पे जो है उनके पास जो है वो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, यानी कि यहां पे उनके पास रिसोर्सेज जो है वो एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। तो गाइस यहां पे जो है उनके पास एक्सेस कैपेसिटी होती है, चाहो तो वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। ओके, तो यहां पे आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ओके, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्वेश्चन नंबर 22 है गाइस, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बोलते हैं नीचे जो पॉइंट दिए हुए उसमें से बताना है कि कौन सा फीचर नहीं है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहला जो है वो है होमोजीनियस प्रोडक्ट। ओके, होमोजीनियस प्रोडक्ट तो गाइस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का फीचर नहीं है, ये तो परफेक्ट कंपटीशन का फीचर है। ओके, आगे देखते हैं। लार्ज नंबर ऑफ सेलर, जी हाँ बिल्कुल ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का फीचर है, वहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर होते हैं। सेलिंग कॉस्ट भी गाइस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का फीचर है। देन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये भी जो है गाइस यूनिक फीचर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट का। तो गाइस बी सी डी तो फीचर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के, लेकिन जो ए ऑप्शन है होमोजीनियस प्रोडक्ट वो परफेक्ट कंपटीशन का फीचर है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का फीचर नहीं है। तो यहां पे आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है गाइस, छोटा सा क्वेश्चन है, बोलता है प्राइस लीडरशिप इज अ सैलिएंट फीचर ऑफ। प्राइस लीडरशिप का ये जो फीचर है गाइस हमको कौन से मार्केट में देखने को मिलता है, कौन से मार्केट का ये फीचर है। ओके, तो गाइस हम लोग ने पढ़ा है ओलिगोपोली मार्केट में गाइस प्राइस लीडरशिप चलती है। यहाँ पे जो है फ्यू सेलर्स होते हैं, यानी कि 8 से 10 ही सेलर होते हैं। तो गाइस यहाँ पे कुछ सेलर जो है वो मार्केट में ज्यादा पावर रखते हैं, यानी कि जो है उनके प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में जो है ज्यादा पॉपुलर होते हैं एज कम्पेयर टू द अदर सेलर। तो गाइस यहाँ पे जो वो प्राइस को डिसाइड करते हैं अपने, तो बाकी सेलर लोग जो है वो उन्हीं को फॉलो करते हैं। ओके, तो यहाँ पे प्राइस की जो है वो लीडरशिप देखने को मिलती है। जो सेलर ज्यादा पावरफुल होता है वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो रखता है, तो गाइस वो क्या करता है, प्राइस को लीड करता है, यानी कि प्राइस को डिसाइड करता है। तो बाकी सारे सेलर जो है वो उसको कॉपी करते हैं। तो प्राइस लीडरशिप जो है गाइस हम लोग को देखने को मिलती है ओलिगोपोली मार्केट में। हम लोग ने डिस्टिंग्विश बिटवीन वाले लेक्चर में गाइस इसको डिस्कस किया था यूनिक फीचर वाले पॉइंट में कि प्राइस लीडरशिप जो है वो एक फीचर है ओलिगोपोली मार्केट का। ओके, तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 गाइस ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 24 मैं बता दूंगा आपको, क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ओके, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम लोग क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहां पे नीचे कुछ स्टेटमेंट दी हुई है हमको 4, हमको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, यानी कि ट्रू है। पढ़ते हैं हम लोग। बोलता है द मार्केट डिमांड एंड द फर्म्स डिमांड आर द सेम फॉर अ मोनोपोली। बोलता है मोनोपोली मार्केट में जो पूरे मार्केट का डिमांड कर्व होता है और जो एक फर्म का यानी कि एक सेलर का जो डिमांड कर्व होता है वो दोनों सेम होता है। जी हाँ बिल्कुल ये सही बात है, हम लोग ने पढ़ा था
कि हम लोग ने पढ़ा था गाइस कि मोनोपोली एक ऐसी मार्केट है जहां पे एक अकेला फर्म है, एक अकेला सेलर है। ओके, तो उसका जो डिमांड कर्व होता है वही रिप्रेजेंट करता है पूरे मार्केट के डिमांड कर्व को। यहाँ पे दो अलग अलग डिमांड कर्व नहीं देखने को मिलते, हम लोग को सेम ही डिमांड कर्व देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे पूरे मार्केट में गाइस कोई और सेलर नहीं है, तो वो एक अकेला सेलर का जो डिमांड कर्व होगा वही जो है पूरे मार्केट का डिमांड कर्व होगा, इसलिए दोनों जो है यहाँ पे सेम होते हैं। ओके, तो ये तो गाइस पहला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। बी देखते हैं, मोनोपोलिस्ट हैव परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड फॉर द प्रोडक्ट सोल्ड। बोलता है कि मोनोपोलिस्ट का जो डिमांड होता है वो परफेक्टली इनइलास्टिक होता है। क्या ये सही बात है? सर कैसी बात कर रहे हो? अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि मोनोपोली में जो डिमांड कर्व होता है वो रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है, लेकिन यहां पे ये बोल रहा है कि परफेक्टली इनइलास्टिक। ओके, तो गाइस एक वर्ड का ही फर्क है। अगर आप जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ोगे तो गाइस आप जो है वो रॉन्ग करके आओगे आंसर। यहां पे बोल रहा है कि मोनोपोलिस्ट का जो डिमांड होता है वो परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, जबकि ये गलत है। उसका जो डिमांड होता है गाइस वो रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है, तो यहां पे जो है वो स्टेटमेंट रॉन्ग है। बी तो रॉन्ग है। सी देखते हैं, मोनोपोलिस्ट आर गारंटीड टू अर्न इकोनॉमिक प्रॉफिट। बोलता है मोनोपोली मार्केट में जो मोनोपोलिस्ट है, जो सेलर है, उसके पास ये गारंटी होती है कि उसको हमेशा जो है वो इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा, यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। क्या ऐसा है? सर आपने बताया है कि मोनोपोली मार्केट में जो है वो लॉस भी हो सकता है, एक्सेस प्रॉफिट भी हो सकता है एंड नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। तो गाइज यहां पे बोल रहा है कि मोनोपोली मार्केट में हमेशा ये गारंटी होती है कि उसको जो है इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा, यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो ये भी जो है गाइज ऐसी कोई गारंटी नहीं होती, तो ये भी आंसर जो है वो गलत है। डी बोलता है ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट। तो ऑल ऑफ दी अबव तो करेक्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि ऊपर की जो बी और सी स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। तो यहां पे गाइज ऑप्शन नंबर ए ही जो है हमारा राइट है, कि यानी कि जो मार्केट का डिमांड है और फर्म का डिमांड है गाइज वो सेम होता है। तो यहां पे आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ए ओनली। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये गाइस क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो आपका जो है वो होमवर्क है। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 26 बता देता हूं, उसके बाद में जो है इसको डिस्कस करेंगे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 26 आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो भी असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। पहले असर्शन पढ़ना है, उसके बाद में देखना है वो सही है या नहीं, उसके बाद में रीजन को पढ़ना है, देखना है सही है या नहीं। ओके, तो सबसे पहले पढ़ते हैं असर्शन। इन ओलिगोपोली मार्केट द डिमांड कर्व इज इनडिटरमिनेट अननोन। बोलता है कि ओलिगोपोली मार्केट में जो डिमांड कर्व होता है वो इनडिटरमिनेट होता है, यानी कि अननोन होता है। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग ने ओलिगोपोली मार्केट के किंग्ड डिमांड कर्व वाले पॉइंट में पढ़ा था कि ओलिगोपोली मार्केट में जो है वो किंग्ड डिमांड कर्व हमको देखने को मिलता है। दो अलग अलग डिमांड कर्व देखने को मिलते हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो है वो सेलर जो है वो एक दूसरे को कॉपी करते हैं, एक दूसरे को जो है क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे जो है गाइस हम लोग को एग्जैक्ट डिमांड कर्व जो है वो देखने को नहीं मिलती। तो गाइस यहाँ पे बताया गया कि जो ओलिगोपोली मार्केट में जो डिमांड कर्व होता है वो हमेशा ही वो अननोन होता है, सही से हमको पता नहीं होता, उसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट। तो ये बात तो सही है गाइस। ओके, रीजन देखते हैं हम लोग। Under oligopoly, every organization keeps an eye on the action of rivals and makes strategies accordingly. बोलता है ओलिगोपोली मार्केट में जो भी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो भी सेलर्स होते हैं वो हमेशा जो है वो दूसरे राइवल्स की तरफ जो है वो अपनी आंखें जमाए होते हैं, यानी कि जो वो हमेशा जो है वो अपने राइवल्स को, अपने जो कॉम्पिटिटर्स को देखते रहते हैं कि वो क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है, क्या प्लान यूज कर रहा है अपने बिजनेस के लिए। ओके, तो गाइज ये रीजन भी जो है वो करेक्ट दिया हुआ है, और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यही रीजन है जो मार्केट में जो डिमांड होता है ओलिगोपोली मार्केट का वो इनडिटरमिनेट होता है, हमको सही से पता नहीं चलता। क्यों नहीं सही से पता चलता? क्योंकि यहाँ पे जो सेलर होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो नजर रखते हैं कि वो दूसरा सेलर क्या कर रहा है, कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा है, उसके चक्कर में गाइस वो एक दूसरे को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। उसकी वजह से जो है गाइस वो डिमांड कर्व में जो है वो गड़बड़ी आ जाती है, इसीलिए जो है गाइस हमको जो है एग्जैक्ट जो डिमांड कर्व होता है वो पता नहीं चल पाता। ओके, तो गाइस असर्शन और रीजन जो है वो दोनों ही ट्रू है, और जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है ऊपर वाले स्टेटमेंट को। ओके, तो यहां पे आंसर होने वाला है बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। ओके, तो गाइस अभी आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए जो है वो होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 25। ओके, ध्यान से देखना है गाइस, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। क्या बोलता है मैं आपको खाली पढ़ के बता देता हूं, आपको जो इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बताना है। ओके, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। बोलता है कि यहां पे जो स्टेटमेंट नीचे दी हुई है एबीसीडी, इसमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स दी हुई है, गलत कौन सी स्टेटमेंट दी गाइस वो बताना है, ट्रू नहीं बताना है, फॉल्स वाली स्टेटमेंट को बताना है। ओके, पहली स्टेटमेंट दी गई है इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट प्रोडक्ट आर हेट्रोजीनियस। बोलता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में जो प्रोडक्ट होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं। वो आप देख लेना कि ये सही बात है या गलत बात है। ओके, बी जो बताता है वो है इन मोनोपोली मार्केट देयर इज अ फ्री एंट्री एंड एग्जिट। मोनोपोली मार्केट में जो गाइस फ्रीडम है एंट्री एंड एग्जिट को लेकर। ओके, वो आप देख लेना कि ये सही बात है या फॉल्स है। ओके,
ऑप्शन नंबर सी है, इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन सेलर्स कॉम्पीट विद ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। बोलता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो सेलर है वो एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं, कॉम्पिटिशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, प्राइस के बेसिस पे जो है वो कॉम्पिटिशन किया जाता है। और लास्ट जो स्टेटमेंट है गाइस वो बोलता है, इन ओलिगोपोली मार्केट फ्यू सेलर्स एंजॉय मार्केट पावर। यानी कि ओलिगोपोली मार्केट में कुछ ही सेलर के पास जो है वो मार्केट पावर होता है। ओके, जो एंजॉय करते हैं, जो फ्यू सेलर ही जो है गाइस मार्केट पावर एंजॉय करते हैं। ओके, तो गाइस आपको बताना है कि इसमें से जो स्टेटमेंट है एबीसीडी, इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत दी हुई है, फॉल्स दी हुई है। ओके, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो 1 2 3 4। ओके, तो इसमें से जो भी आंसर है गाइस 1 2 3 4 आपको जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ओके, तो आज का लेक्चर गाइस हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। होप कि गाइस आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। ओके, मिलते हैं हमारे नए लेक्चर में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।